दोस्तों स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अभी लेकर आए हैं निबंध लेखन। जी हाँ दोस्तों, निबंध लेखन। और आप जानते हैं कल 17 फरवरी है। 17 फरवरी 2025 क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि 17 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। और प्रत्येक साल हिंदी में निबंध लेखन से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं निबंध से। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि निबंध लेखन कैसे करें और कैसे 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। न 10 तो कम से कम 9 या 8 अंक प्राप्त अवश्य होगा। लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखें, कितना लिखें, कहाँ से लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें 10 निबंध को हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 10 निबंध मिलने वाला है। और आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में कल सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली दोनों में से मिला करके कम से कम इसमें से 5 आपका पूछा जाएगा। कम से कम जो है वह 5 आपका इस 10 में से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो दोस्तों इसमें पहला जो टॉपिक है महंगाई या महंगाई की समस्या। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महंगाई पे निबंध लिखे। और आप जानते हैं लिखा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। और निबंध जो लेखन है वह हमेशा 250 से 300 के बीच, 250 वर्ड से 300 वर्डों के बीच क्या होते हैं, निबंध लेखन क्रिया की जाती है। तो देखिए कोई भी निबंध लेखन हो, जब आप उसे पॉइंट व्यू तरीके से लिखते हैं, इससे क्या होता है कि नंबर जो होता है वह अच्छा मिलता है। क्या होता है, नंबर अच्छा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को एग्जाम हॉल में बेहतर नंबर पाना हो तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में बैठने से पहले तक एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला जो टॉपिक है वह निबंध है। पहला क्या है, निबंध। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिख रहा है निबंध की महंगाई की समस्या। और इस पॉइंट को आप एग्जाम हॉल में जिस पेन से OMR शीट को भरिएगा उस पेन से क्या करना है, इस महंगाई की समस्या को लिख लेना है। और नहीं तो जिस कलम से आप लिख रहे हैं, और आप एग्जाम हॉल में हमेशा 2 कलम का यूज़ कीजिए, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक, एक ब्लू और ब्लैक। जैसे मान लीजिए महंगाई लिखा हुआ है, अगर ये वर्ड आप लिख रहे हैं ब्लू से तो उसके नीचे आप ब्लैक से उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि चेकर को पूरा का पूरा जो दृष्टि है वह महंगाई की समस्या पर ही पड़े। तो चलिए इसमें क्या लिखते हैं, वर्तमान समय में देखिए वर्तमान समय की अनेक समस्याओं में से यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्योंकि आप लोग देखते हैं आए दिन महंगाई जो है वह चरम सीमा पर पहुंच रही है। इसलिए पहला टॉपिक में क्या रखा गया है, महंगाई। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। आप जानते होइएगा कि जितने ही वस्तु है सभी पर क्या महंगाई चरम सीमा पहुंच चुकी है। तो कहता है कि जब से देश में स्वतंत्र हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ है, तब से लेकर और अभी तक की जो सरकार है, अभी तक के जो भारतीय है, वह केवल भारत ही नहीं हर जगह पर क्या महंगाई जो है अपनी चरम सीमा को चुभ रही है। दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ों में कई गुना तक कीमत में वृद्धि हो चुकी है। आप कोई भी सामान पहले जैसे मान लेते हैं दूध हो गया, दही हो गया, किसी भी प्रकार के दैनिक वस्तु हो गया, पहले 5 साल पहले की उसका रेट देखिए और अभी का रेट देखिए, इसमें आकाश पाताल का फर्क नजर आएगा। ठीक है, ये जो दरें हैं आप लोगों को आकाश पाताल का फर्क नजर आता है। किसके कारण, महंगाई के कारण। चलिए तो आखिरकार ये जो महंगाई बढ़ता है उसका भी तो कोई कारण होगा कि नहीं होगा। तो देखिए महंगाई बढ़ने के कारण क्या है, पहला दूसरा पॉइंट है महंगाई बढ़ने के कारण। कहता है बाजार में महंगाई तभी बढ़ती है जब मांग अधिक हो परंतु वस्तु की कमी हो। जब डिमांड क्या होगा, अधिक होगा, डिमांड क्या होगा, अधिक होगा, और उस वस्तु का जो उत्पादन होगा वह क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी एग्जाम सेंटर पर गए होंगे, तो वहाँ क्या होगा, एग्जाम सेंटर पे केवल जो छात्रों की संख्या होगा या छात्राओं की संख्या होगा वह क्या होगा, वृद्धि कर गया होगा।
क्या करेगा होगा, वृद्धि। और जिस कारण से उसके आसपास में जितने भी सब्जी के दुकानदार होंगे, किराना स्टोर के दुकानदार होंगे, तो मान लीजिए अगर वहाँ पे क्या होगा, सब्जी की कमी होगा, सब्जी की मात्रा कम रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ ऑटोमेटिक क्या होगा, सब्जी के रेट में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उत्पादन उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो कहता है बाजार में महंगाई तभी बढ़ती है जब मांग अधिक हो परंतु उत्पादन की कमी हो। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। जानते हैं कि अभी जो भारत की जनसंख्या है लगभग 140 अरब जो है, इसके अप्रॉक्सीमेट 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जो जनसंख्या है, समझ सकते हैं कितना जनसंख्या, वह ऑलमोस्ट हम बोले हैं उससे अधिक भी है। तो 3 गुना वृद्धि हो चुकी है, इसलिए स्वाभाविक है कि 3 गुना मुंह और पेट भी बढ़ गए होंगे। जनसंख्या बढ़ेगा तो देखिए कोई भी जीव होगा वह भोजन करेगा, तो बताइए कि जब भोजन का हम लोग उत्पादन करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तभी तो भोजन कर पाएंगे। अब मान लीजिए जितने भी लोग हैं वह खेती बाड़ी करना छोड़ देते हैं और वो बाहर चले जाएंगे, तो भैया जब बताइए कि जब खेतों में खेती बाड़ी होगी, फसल का उत्पादन होगा, तभी तो आगे आपको सेलिंग किया जाएगा। अब मान लीजिए किसान खेती करेंगे ही नहीं तो आगे क्या सेलिंग होगा? तो ऑटोमेटिक है कि जब मान लीजिए जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है वो लोग महंगा भी खरीद कर काम चला लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति के यहाँ निर्धन है, गरीब है, असहाय है, वे लोग अपना पेट का जो भरण पोषण है वह कैसे कर पाएंगे? ठीक है, चलिए, कहता है आता है जब मांग बढ़ी तभी महंगाई भी बढ़ी। कोई वस्तु का जब क्या होता है, डिमांड बढ़ता है तो कॉस्ट क्या होता है, उसका अपने आप बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सी चीज़ों पर हम विदेशी निर्भर है। हमारे देश की एक बड़ी धनराशि पेट्रोल, ध्यान रखिएगा, हमारे देश की एक बड़ी जो धनराशि है वह पेट्रोल पर भी खर्च होती है। ठीक है, इसके लिए भारत कुछ नहीं कर पाया और इसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु महंगी होती जा रही है। आए दिन सुनते होइएगा कि जैसे मान लीजिए भाड़ा लगता है। अब मान लीजिए कोई सब्जी के दुकानदार है, तो सब्जी अगर वो लाता है 10 रुपये किलो किन के कहीं से बढ़िया से, तो क्या करता है, उस सब्जी को बेचता है 20 रुपये। किस कारण से? तो कहता है कि भैया देखिए लाने में खर्च होता है, मेरा मजदूरी हो गया, तो देखिए वाहन का चार्ज बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गया। इस कारण से आप समझ सकते हैं कि जो पहले 10 रुपये का गोभी था अब वो 20 रुपये में गोभी मिल रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू ट्रांसपोर्ट खर्चा, लेबर कॉस्ट। तो कहता निर्भर करता है इसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु क्या महंगी होती जा रही है। अब हम लोग जानते हैं काला बाजारी के बारे में। तो देखिए महंगाई की एक बड़ी समस्या में एक काला बाजारी की समस्या है। आप लोग इसको जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। काला बाजारी क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु का रेट में गिरावट होता है, तो कुछ वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है और उस वस्तुओं का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब महंगाई क्या होती है, चरम सीमा पे होती है। ठीक है, तो इस सेंस को हम लोग क्या कहते हैं, काला बाजारी कहा जाता है। कहता है महंगाई बढ़ने के कुछ बनावटी कारण भी होते हैं जिसे काला बाजारी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि महंगाई बढ़ने के कुछ बनावटी कारण भी होते हैं जिसे काला बाजारी कहा जाता है। बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति धन बल पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर लेते हैं जिससे बाजारों में अचानक क्या होती, वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है, काला बाजारी कहा जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में कि अब लास्ट है महंगाई का। अब देखिए महंगाई बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। अब जानते हो जाएगा कि अगर महंगाई बढ़ेगा तो इसका अच्छा प्रभाव तो मिलेगा नहीं, इसका हमेशा क्या होगा, नकारात्मक परिणाम ही होगा। तो कहता है कि महंगाई के बढ़ने पर सबसे बड़ा दुष्परिणाम गरीबों और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों को होता है। देखिए महंगाई बढ़ेगा तो सबसे जो अधिक इफेक्ट होगा वह गरीब लोगों के लिए होगा और जो मीडियम कैटेगरी के लोग होंगे, मीडियम में भी जो निम्न मीडियम होगा मतलब और ज़्यादा मीडियम, उन्हें क्या होगा, उसका तकलीफ ज़्यादा होगा। इससे उनका आर्थिक संतुलन क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं, आर्थिक संतुलन बिगड़ जाते हैं और उन्हें पेट काटना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति जिस स्कूल में अपने बच्चा का एडमिशन करना चाहेंगे उसके
कारण वो अपने बच्चे को, यानी आर्थिक स्थिति क्या होती है उसकी खराब हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति अपने बच्चे को मनचाहा शिक्षा, मनचाहा मतलब रोजगार अवसर नहीं करा पाते हैं। इसके कारण महंगाई बढ़ने के कारण। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण तो है बहुत सारी, लेकिन उसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मतलब अपना निष्कर्ष देना है लास्ट पार्ट में। उपसंहार प्रत्येक में रहता है। इसका क्या होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी समस्या होगा, मान लीजिए प्रदूषण की समस्या हो गया, महंगाई की समस्या हो गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ये पूछता है। तो देखिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए ठोस उपाय किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को लगातार मूल्य नियंत्रण करते रहना चाहिए और आम जनता भी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही काला बाजारी पर भी रोक लगाना चाहिए। इस तरह की समस्या में जनता का कर्तव्य है कि वह संयम से काम ले, मतलब धैर्य से काम ले। ठीक है, तो ये रहा आपका महंगाई पे निबंध। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और यह क्वेश्चन जब आपका एग्जाम हॉल में लिखा रहेगा तो आप उसका उत्तर अच्छे तरीके से दीजिएगा। चलिए, दूसरा जो समस्या है वह बेरोजगारी की समस्या। देखिए, अगर महंगाई और बेरोजगारी दोनों क्या संबंधित है, महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, बेरोजगारी की समस्या में पहला प्रस्तावना, यानी बेरोजगारी होता क्या है। तो देखिए, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। बेरोजगारी किसी भी देश की वृद्धि एवं विकास में बाधक होता है। देखिए, अगर कोई भी देश में बेरोजगारों की संख्या अधिक हो जाएगा तब वह देश कभी विकास की श्रेणी में ऊपर नहीं जा सकते हैं, वह हमेशा क्या होगा, विकास के स्तंभ में नीचे ही आते हैं। अगला है बेरोजगारी का अर्थ की होता है। बेरोजगारी का अर्थ, तो ध्यान दीजिएगा कि बेरोजगारी का अर्थ होता है कि इच्छा एवं योग्यता होते हुए व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना। जैसे मान लीजिए आप किसी काम में सकुशल है, लेकिन फिर भी आप जिस कार्य को मान लीजिए करते हैं 10 रुपया में, उसी कार्य को कोई व्यक्ति अकुशल है लेकिन उस काम को 10 रुपया में कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, 8 रुपया में ही कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जो अगला ठेकेदार होगा वह 8 रुपया ला कर देगा, क्योंकि उससे भी क्या करना है, उसको 2 रुपया कमाना है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ वही देखा जाता है कि बेरोजगारी का क्या होता है कि जो व्यक्ति कुशल है, यानी काम करने के पूरा एबल है, लेकिन फिर भी उसको जब रोजगार नहीं मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। और ये भारत की नहीं बल्कि कई सारे देशों की समस्या है, लेकिन अपना देश भारत में भी क्या है, इसकी समस्या बहुत ही चरम सीमा पे है। अगला है बेरोजगारी की समस्या का कारण। आखिरकार ये बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। तो देखिए, वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का होना। आए दिन क्या है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इस कारण से भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो कहता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की बढ़ती जो जनसंख्या है वह देश की बेरोजगारी के बढ़ाने में चरम सीमा पे है। दोस्तों, आप लोग से मेरा अनुरोध है कि यदि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एग्जाम है तब तक इस चैनल पे आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो डाला जाएगा, जिस हूबहू एग्जाम ओरिएंटेड, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए, तो जनसंख्या में वृद्धि, देश की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जो बढ़ती जनसंख्या है वह बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से क्या है, एक है। देखिए, अगला कहता है शिक्षा प्रणाली। देखिए, शिक्षा प्रणाली का भी कमजोर होने के कारण भी क्या, बेरोजगारी की समस्या है। देखते होइएगा, सरकार जो है, बिहार सरकार, अन्य सरकार भी देखते हैं शिक्षा पे तो खर्च कर पाते हैं, देखते हैं एक से एक बड़ा बिल्डिंग बनवा देंगे, हर चीज़ की सुविधा होगी, लेकिन टीचर भी बहुत सारे हैं स्कूलों में, लेकिन फिर भी उन पे कोई केयर न करने के कारण जो शिक्षा व्यवस्था है वह क्या होते हैं, चरमरा जाते हैं। चलिए, तो शिक्षा प्रणाली किस प्रकार कारण है बेरोजगारी का। कहता है हमारे देश में शिक्षा की कमी भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है,
क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा नहीं है, बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं होने के कारण, हम लोग केवल किताबी ज्ञान के होने के कारण क्या कर पाते हैं, शिक्षा ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन उसका रोजगार में कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तो भारत सरकार को, बिहार सरकार को ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर अमल करना चाहिए जो बच्चे को रोजगार से रिलेट करता हो। बच्चे को अगर रोजगार से रिलेट करेगा तब वह बच्चा क्या करेगा, उस शिक्षा ग्रहण करने में और ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर बिहार सरकार, भारत सरकार रोजगार को देखते हुए वैसी शिक्षा अगर देंगे तो क्या होगा, भारत में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। और भारत सरकार, बिहार सरकार इस पर जोरों शोरों से कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में इस समस्या का जो सामना है बहुत लोग करने वाले हैं। तो चलिए अगला जो पॉइंट है, उद्योगों के विकास में कमी। देखते हुएगा बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें उद्योग की कमी होने के कारण आए दिन बिहार वासी दर दर भटकते हैं, अदर राज्य में, दूसरे राज्य में क्या करते जाते हैं, जिन्हें उन्हें अदर यानी दूसरे राज्य के लोगों द्वारा प्रताड़ित कहा जाता, मतलब किया जाता है, बिहारी कहकर पुकारा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है। तो इन सभी कारणों से क्या है, बिहार की बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। चलिए, तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान। अब देखिए, बेरोजगारी तो है, अब उसको हम लोग दूर कैसे करेंगे? क्या जो जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। अब जो समस्या हमारे साथ है उससे हम लोग कैसे निपटेंगे उसके बारे में गौर करेंगे। तो कहता है कि बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं कर सकते हैं। आप जो सोचिए कि बेरोजगारी पूरा 100% खत्म हो जाए, ये जिंदगी में कहीं पॉसिबल होने वाला नहीं है। हाँ, मैं आपको लिख देता हूं कि ये जिंदगी में कभी 100% खत्म होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारी की जो समस्या है वह संपूर्ण दूर यानी मतलब पूरी तरीके से क्या खत्म होने वाला नहीं है। सभी सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वह कम हो सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी को कहते हैं कि भाई जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, लेकिन जो कहता है वही व्यक्ति के पास जनसंख्या में क्या है, मतलब वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हमारा कहना उचित नहीं है। सबसे पहले अपने आप पर कीजिए, उसके बाद दूसरे पर कीजिए, तब जो आपका राय होगा वह सुटेबल माना जाएगा। तो जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस की दृष्टि से टेक्निकल शिक्षा जब मिलेगा तो जिससे क्या होगा, व्यक्ति को अपने आप रोजगार का अवसर मिलना शुरू कर जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी 10th पास कर लेते हैं तो आप टेक्निकल डिग्री के खोज में जरूर निकले, क्योंकि इस युग में टेक्निकल अगर डिग्री आपके पास नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं के नहीं है। चलिए, कहता है लोगों के लिए रोजगार को अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही सरकार को अत्यधिक रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत का अगर कोई कंपनी नहीं है तो कोई विदेशी कंपनी है, जैसे उसके ऊपर होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगा, भारत में अधिक से अधिक आगमन होगा, तो जिससे क्या होगा, लोगों के लिए रोजगार का अवसर खुलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, लास्ट पॉइंट है इसका बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है। बेरोजगारी जो है वह देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, सरकार का काम है नियम बनाना, नियम को लागू करना, लेकिन नियम का पालन करेगा कोई भाई? जनता करेगा, युवा करेगा, जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग करेंगे। अब सरकार नियम बनाते हैं, क्या सरकारी नियम को फॉलो करेंगे? नहीं, सरकार नियम तो फॉलो करेंगे ही, उसके साथ जो भी बेरोजगार लोग हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है, अगर उस नियम कानून को फॉलो करते हैं, उसके पालन में सहायता करते हैं, तब क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। अतः
यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। जब तक सभी लोग समस्या का हल नहीं ढूंढेंगे तब तक जो है वह बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम लोग तीसरा, विज्ञान, अभिशाप और वरदान। विज्ञान, अभिशाप और वरदान, यानी विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो वरदान कैसे है और अभिशाप कैसे है, आपके दृष्टि में इसका क्या वैल्यू है, वह आप कमेंट बॉक्स में और एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आए तो हूबहू अच्छे से लिख के रहिएगा। चलिए, कहता है विज्ञान। विज्ञान आज ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हो गया। आप देखते होइएगा कि जीवन के, दैनिक जीवन के प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए आज विज्ञान क्या है, ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने का अर्थ ये होता है कि जो सभी जगह मौजूद है, उपस्थित है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ने सुख न प्रदान किया हो। विज्ञान के बदौलत आज मानव एक रंगहीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन चुका है। ठीक है, ड्यू टू साइंस। तो कहता है विज्ञान के बदौलत आज मानव एक रंगहीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो है हम लोगों के लिए वरदान है। तो ये वरदान कैसे है, विज्ञान वरदान। फिर जानेंगे विज्ञान अभिशाप, कि विज्ञान हमारे लिए कैसे हानिकारक है। तो सबसे पहले विज्ञान के लाभ जानते हैं, फिर उसके हानि जानेंगे। कहता है विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो हमने, मानव ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वैसे वैसे कार्यों को विज्ञान ने कर दिखाया। तो बेशक बात है कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, वरदान स्वरूप है। कैसा है, वरदान स्वरूप है। जिनके प्रयोग से 8 दिन का कार्य अब 8 मिनट या 8 घंटों में संपन्न होता है। जैसे अगर मान लीजिए पहले के युग में किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो ट्रेन चलती थी। ट्रेन जो था वह डीजल वाली ट्रेन थी। दूसरा कोयला वाला ट्रेन था, जिसके जाने में 8-8 दिन, 10-10 दिन का समय लगता था, जाने में एक राज्य से दूसरे राज्य में। और विदेश जाने की तो बातें छोड़ दीजिए, और कितना दिन लगेगा। लेकिन अभी का ऐसा समय आ गया विज्ञान के कारण, अभी लोग घंटों में विदेश पहुंचते हैं, घंटों में विदेश पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं विज्ञान के वरदान कारण। जैसे 12 बजे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं घर पे और वह शाम को दूसरे राज्य में होते हैं, एरोप्लेन होने के कारण। तो बताइए एरोप्लेन बना किससे, विज्ञान के सहयोग से। अगर वह विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ होता तो क्या एरोप्लेन बनता? उसके बाद ट्रेन का जो नए नए कैटेगरी आ रहे हैं, क्या वैसा विकास होता? नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी सिस्टम में विज्ञान है। देखते होइएगा पहले के युग में जो लोग बीमार पड़ते थे, अक्सर उनका दवा बीरो ठीक से नहीं हुआ करता था, जिस कारण से वो उनका मृत्यु हो जाता था। लेकिन अब जो है, अगर किसी व्यक्ति का सांस चल रहा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसको जिंदा कर सकते हैं। इतने विज्ञान ने ऐसे चमत्कारी मशीन का आविष्कार किया है, ऐसी दवा का बना लिया है, जिससे अगर वह दवा का प्रयोग किया जाएगा तो वह जरूर ठीक हो पाएगा। तो ये सब है विज्ञान के वरदान। कहता है विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से आज देखते हुए लोग घर बैठे विदेशों से बात कर लेते हैं, हूबहू वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। तो संचार किस में आया? विज्ञान में। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन में क्लास कर लेते हैं, वो भी किसका देन है? विज्ञान का देन है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर लेते हैं, आप देखते होइएगा कोई कॉमेडी देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, वो भी किससे? विज्ञान से। आदि क्षेत्रों में लोगों के वरदान स्वरूप यंत्र है दिया है, जिनके प्रयोग से 8 दिन का कार्य अब 8 मिनट या 8 घंटों में हो जाता है। तो ये है विज्ञान के वरदान। अब जानते हैं विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। तो कैसे? तो देखिए भैया कि जो वस्तु का आपका उपयोगिता रहेगा ना, उसका कुछ हानि भी होता है। कोई व्यक्ति होगा, अगर उसका कुछ गुण होगा तो उसके पास अवगुण भी होता है। ठीक उसी प्रकार विज्ञान के पास भी क्या है? गुण है तो अवगुण भी है। अवगुण का अर्थ कहते हैं यानी नकारात्मक प्रभाव।
तो यह विज्ञान अभिशाप है तो कैसे है? कहता है जहाँ विज्ञान ने लोगों को सुख प्रदान किया है वही इसने कई ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है जिसके प्रयोग से कई लोगों को कष्ट भी सहना पड़ रहा है। देखते हुएगा अभी ऐसा ऐसा बम का निर्माण किया गया है, अगर एक जगह उसको फोड़ दिया जाए तो उससे पूरा शहर क्या पूरा भगदड़ मच जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बम का आविष्कार हो चुका है। तो ये सब क्या है हमारे लिए हानिकारक ही तो है। ठीक है, कहता है जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के लोग आज भी परमाणु बम के हमले से उत्पन्न कष्ट को झेल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम कब गिराया गया था और उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जब आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आपका समझ में आएगा कि परमाणु बम के आविष्कार जो है मतलब परमाणु बम वह नागासाकी और हिरोशिमा पे कब गिरा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा एक बार। कहता यह अभिशाप तभी है जब लोग यंत्रों का अनुचित प्रयोग करते हैं। देखिए सब चीज का अगर आप अच्छे मायने में उपयोग करते हैं तब वह आपके लिए अभिशाप नहीं है, लेकिन जब भी आप उसका गलत यूज करते हैं तब वह आपके लिए अभिशाप साबित है। अब है विज्ञान की देन। विज्ञान ने हम लोगों के लिए क्या दिया है? तो कहता है विज्ञान ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो इस प्रकार है। जैसे कृषि के क्षेत्र में अनेकों यंत्र, उर्वरक एवं कीटनाशकों के निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो पाई है। देखिए अगला है टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल, रेडियो आदि यंत्रों के निर्माण से लोगों को मनोरंजन की सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। तीसरा परिवहन के रूप में किस रूप में? तो कहता परिवहन के क्षेत्र में भी रेल, मोटरों, वायुयानों के निर्माण से अब 4 दिन की यात्रा 2 से 3 घंटों में आसानी से पूर्ण हो जाती है। तो ये सब किसके कारण है? विज्ञान के कारण। अगला चिकित्सा के क्षेत्र में कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेकों दवाओं यंत्रों की सहायता से उन रोगों को भी ठीक कर दिया जाता है जो कभी ठीक होने वाला नहीं होता है। तो दोस्तों ये था विज्ञान का देन। और आप विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं कि आपके नज़र में विज्ञान अभिशाप है या वरदान है? तो कहता है हमें वैज्ञानिक ढंग यंत्रों को समय अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो यह यंत्र जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। और किसी भी यंत्र को चलाने से पहले उनके बारे में उनके नियम कानून को अवश्य समझ होना चाहिए, नहीं तो यह यंत्र जितना वरदान नहीं होगा उससे कई ज्यादा गुना क्या होगा घातक हो सकता है। इस प्रकार विज्ञान एक वरदान और अभिशाप दोनों है। दोस्तों अब हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं जिसमें चौथा महिला या नारी सशक्तिकरण। ये बिहार बोर्ड के MBBI क्वेश्चन है। कई बार जो है वह बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महिला या नारी सशक्तिकरण मतलब महिला अपने आप में मजबूत कैसे होंगी, वो कैसे पुरुष का सामना कर पाएंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं महिला या नारी सशक्तिकरण। महिला या नारी सशक्तिकरण कहता है प्रस्तावना में कि प्राचीन काल से महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार होते आ रहे हैं, जो सभी महिलाएं तब से लेकर आज तक सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व था। इसलिए किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के सभी अधिकार भी पुरुषों के हाथ में ही होते थे। इसलिए एक घर में महिलाओं से जुड़े सभी फैसला भी पुरुष ही लेते थे। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के हाथों या वर्षों से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था प्रस्तावना। अब है महिलाओं पर अन्याय। तो महिलाओं पे अभी कैसा अन्याय किया था? कहता महिलाओं को आज के इस आधुनिक युग में भी पुरुषों के जैसा मान सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि जब किसी महिला का विवाह होता है तो पुरुष उस महिला को अपनी संपत्ति समझता है, इसलिए वह हमेशा उस महिला का अपमान करता है और उसे मारता भी है। यहाँ तक कि जो पुरुष होते हैं वह महिलाएं को पीटती है, धमकाती है। ठीक है, दहेज के कारण देखते होंगे कि उसे या तो भगा दिया जाता है या मान लीजिए कई प्रकार के दुर्व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो ये क्या है? महिला का शोषण है, नारी का शोषण है। अब इस शोषण से नारी कैसे आगे बढ़ेगी अगला पॉइंट में जानते हैं। वही है महिला सशक्तिकरण में क्रांति, कि महिला जो है कैसे आगे बढ़े। कहता है सभी महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, जिससे वे
अपनी फैसला खुद ले सके और जिसके लिए उन्हें किसी भी पुरुष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्राचीन समय में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे सभी पुरुष और उनकी महिलाएं का भी क्या हुआ, सोच बदलना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये था महिला सशक्तिकरण में क्रांति की महिला अपने आप को सशक्त मजबूत कैसे हुआ। अब है भारत में महिला सशक्तिकरण। कहता है दुनिया के सभी विकसित देशों में रहने वाली महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी है। अब जो आप पहले महिला को सोचते थे वह महिला वो महिला नहीं रही। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, जिस महिला को आप पहले अत्याचार की दृष्टि से हे दृष्टि देखते थे अब वो महिला नहीं रही। कहता चुकी है जहां वह हर उस मंजिल तक पहुंच गई है और जहां पहले सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे। आप देखते होइएगा हर फील्ड में, बैंकिंग होगा, रेलवे होगा, एसएससी हो गया, कोई भी जॉब होगा, बीडीओ सीडीओ, ठीक है, यहाँ तक कि ब्लॉक के ऑफिसर में, जिला में, प्रत्येक क्षेत्र में, टीचर में, सभी में क्या है, महिलाएं अपना उच्चतम स्थान को प्राप्त कर रही है। तो ये महिलाओं के लिए क्या है, एक गर्व की बात है। ठीक है, और पूर्व की महिला में और अभी के महिला में एक ही बेर 50% का क्या है, 50-60% के क्या है, सीधे वृद्धि बढ़ गया है। तो ये सब क्या है, महिला सशक्तिकरण में क्रांति के बदौलत हुआ है। अगर महिलाएं अशिक्षित रहती तो आज भी महिलाएं उसी रूप में होती, लेकिन महिला में शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद ये परिवर्तन देखने को मिला है। कहता है लेकिन कुछ विकासशील देशों में आज भी महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, जिससे अपना देश भारत भी है। यहाँ आम महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा और नहीं अधिकार है। ठीक है, चलिए अब है आप महिला सशक्तिकरण के बारे में या नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या सोचते हैं। कहता है महिला सशक्तिकरण आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से महिलाओं में से, ठीक है, महिलाओं में हो रही प्रगति भी देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए देश के सभी छोटे बड़े क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए समाज से डरकर नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह योद्धा बनकर आगे आना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाएं अपना उच्चतम स्थान को प्राप्त करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 आप लोगों के लिए समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं 5वें टॉपिक पे, होली। जानते हैं कि अब होली आने वाली है, तो बिहार बोर्ड का ऐसा देखा जाता है कि जो पर्व आपके नज़दीक रहता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या जो हाल फिलहाल में बीता होगा। जैसे मान लेते हैं बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा, इसमें भी पूछने की चांसेस रहती है। तो ये आपका होली अपना पर्व है, इसे आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या स्टोरी है पूर्व काल की, इस सब के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। कहता है होली एक रंग बिरंगा त्योहार है। होली एक रंग बिरंगा त्योहार है जो एक साथ मौज मस्ती, रवानगी, जवाली, रंगाली के साथ याद दिलाती है। रंग और उल्लास का यह पर्व होली मनाने की तैयारी जो है वह बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। देखते होइएगा आप लोग, जब सरस्वती पूजा होती है तो उस दिन से क्या होती है, अबीर गुलाल का जो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, बसंत पंचमी, बसंत काल का आगमन हो जाता है और जो लोग हैं वह जो रंग है, अबीर है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कहता है भारतवर्ष के कोने कोने में यह पर्व पूरे उत्साह से मनाई जाती है और फाल्गुन माह की पूर्णिमा की शाम, फाल्गुन यानी मार्च के महीने में यह पर्व मनाया जाता है खास करके। तो देखिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम की मुहूर्त के अनुसार होलिका कुंड का पूजन कर होलिका दहन किया जाता है और इसके दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं और फिर होली मिलन में बैर भाव को भूलकर गले मिल जाते हैं। यानी कितना से कितना बड़े क्या होगा, दुश्मनी होते हैं, उससे भी लोग क्या करते हैं, भूलकर आपसी में गले मिल लेते हैं। यही क्या है, होली है। यही क्या है, होली है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए अब इसमें होली में धार्मिक कथा क्या है, उसी को बोलते धार्मिक संदर्भ। कहता है यह पर्व भारतीय संस्कृति में धार्मिक संदर्भ से जुड़ा है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप, नाम सुने होंगे, हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राजा था।
हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राजा था जो स्वयं को ही भगवान मान के बैठा था। हिरण्यकश्यप ने भगवान की शक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के साथ जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा की और प्रहलाद के लिए बनाई गई चिता में स्वयं होलिका जल गई, जबकि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। अग्निदेव का प्राप्त वरदान ये था कि होलिका कभी जल में जो आग है उसमें नहीं जल पाएगी। लेकिन सत्य ही कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अन्याय सोचते हैं वह उल्टा हो जाता है, उसे खुद पर भारी पड़ सकता है। जस्ट लाइक यह प्रहलाद और होलिका के साथ हुआ। ठीक है, वह होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी और वह चाहती थी कि मुझे तो अग्निदेव का वरदान मिला है तो मैं तो कभी जल में आग में जो है जल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन देखिए भगवान का महिमा कैसा है, वह खुद जल जाती है और वह जो चादर होता है वह प्रहलाद के सिर पे आ जाता है और प्रहलाद क्या होता है, जलने से बच जाता है। कहता है इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर होलिका दहन की परंपरा है। नास्तिकता पर आस्तिकता की जय। जो व्यक्ति देखते हैं नास्तिक, नास्तिक किसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसको कहते हैं नास्तिक, और जो व्यक्ति गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। ठीक है, तो इस पर्व से क्या होता है, नास्तिकता पे आस्तिकता क्या होती है, बुराई पे भलाई की विजय। ठीक है, यह प्रतीक रूप में इस पर्व में जितने भी लोग हैं वह बुराई को भूलकर भलाई की ओर जाते हैं, नास्तिकता को छोड़कर आस्तिकता की ओर बढ़ते हैं। होलिका दहन के अगले दिन खुशी पूर्वक होली मनाई जाती है। अब देखिए कुछ जो लोग होते हैं इसको गलत सेंस में ले लेते हैं, जिस कारण से हमें कुछ हानियां भी देखने को मिलती है। कहता है कुछ अबोध लोग इस दिन दूसरों पर सारा गला कीचड़ पत्थर भी फेंकते हैं, मद्यपान मतलब देखते होगा दारू शराब का सेवन कर लेते हैं, मद्यपान कर शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर अपनी पुरानी दुश्मनी का भी बदला ले लेना चाहते हैं और वर्गगत जातिगत संप्रदायगत विद्वेष का विष फैलाना चाहता है, और वे भूल जाते हैं कि होली शत्रुता के विरुद्ध मित्रता की ओर, स्वच्छता की ओर एवं एकता का पर्व है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपनी मंशा को बनाए रखते हैं और जाति के मामले में, अपने आपसी विरोध के मामले में क्या करते हैं, उससे उलझ जाते हैं, मारपीट झगड़ा झंझट कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, होली की हानि है। चलिए, और ये है अगला पॉइंट, उपसंहार में आप लोग होली के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए कहता है होली एक सामाजिक पर्व है। जानते हैं कोई भी देखिए आप लोग किसी व्यक्ति को कि होली अकेला खेलते हैं, नहीं, वो हमेशा समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ क्या करते हैं, मिलकर खेलते हैं। तो कहता है होली एक सामाजिक पर्व है और यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और यह हमें प्रेम, स्नेह, भाईचारा तथा एकता का पाठ पढ़ाता है। अतः हमें सामाजिक प्रवृत्तियों और शर्मनाक आचरण से दूर रहना चाहिए। कभी भी होली को अच्छे सेंस में मनाइए, गलत सेंस में नहीं मनाइए। चलिए दोस्तों, तो अगला हम लोग अब देखते हैं छठा पॉइंट, छात्र जीवन में अनुशासन। दोस्तों, छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो समझिए आपका जो पढ़ाई लिखाई है वह व्यर्थ है। ठीक है, ये आपको अच्छा लगे या ना लगे, छात्र जीवन में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। आप सोचिएगा कि हम बिना डिसिप्लिन के अगर किसी ऊंच पोस्ट पे चले जाए तो आई थिंक डजंट पॉसिबल। ठीक है, कहता है आगे बढ़ते थोड़ा सा हम, क्योंकि बहुत देखना आगे। कहता है यह जीवन है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर मनुष्य में इसका होना आवश्यक है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो। सॉरी, तो चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, प्रत्येक व्यक्ति में डिसिप्लिन का होना आवश्यक है, क्योंकि आप जिसके साथ जैसा बिहेव कीजिएगा आपके साथ भी वह व्यक्ति उसी तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, कहावत सुने हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर हम बोएंगे बबूल तो बबूल ही काटेंगे, और अगर बोएंगे गेहूं तो गेहूं काटेंगे। कभी किसी को आपने देखा है कि अगर बोता हो गेहूं और हो जाता हो धान? कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर आप भी जीवन में किसी को रिस्पेक्ट देते हैं
तो अगला भी क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन आप ही अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो अगला भी आप उससे रिस्पेक्ट की इच्छा ही भूल जाइए। ठीक है, आवश्यक है। कहता है छात्रों में इसका होना अनिवार्यता है। इसके प्रभाव में प्रबल अपरिपक्व विद्यार्थी अपने श्रेय पथ से भटक जाते हैं, और जिनके पास ये अनुशासन नाम का चीज नहीं होता है वह व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी राह से, अपनी मंजिल से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि अनुशासन का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है। कुछ न कुछ तो इसका इंपोर्टेंस होगा, तभी लोग कहते हैं कि छात्र जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है। कहता है विद्यार्थी जीवन है, यहाँ से ज्ञान की रश्मियां फूटकर संपूर्ण जीवन में आलोकित करती है। जीवन के निर्माण काल में यदि अनुशासन नहीं हो तो ठीक है, आने वाला जीवन रंगीन सपने पूरे कभी नहीं हो पाएगा। जीवन के इस काल में विद्यार्थी के जो संस्कार बनेंगे वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसलिए जितना अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, संस्कार आपके अंदर होंगे, उतना ही क्या होगी, आपकी जय जयकार होगी। अतः सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। स्पष्ट है कि भावी जीवन में की आधारशिला क्या हो, दृढ़ होगा। और अगर क्या होगा, आपके अंदर अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगी, तो आपका जीवन का जो बेस होगा और क्या होगा, मजबूत होगा। आपके आने वाला पीढ़ी सभी क्या होंगे, अच्छे से चलेंगे। कहता है अब है अनुशासनहीनता के कारण। किसी किसी व्यक्ति में देखते होइएगा अनुशासन नहीं होता है, उसका भी कुछ रीजन होता है। कहता है आज विद्यार्थियों की दशा है, उसके लिए समाज का कलुषित वातावरण उत्तरदायी है। मतलब आज जो विद्यार्थियों में डिसिप्लिन की जो नाम है वह नहीं होने का कारण क्या है, समाज के वातावरण। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मग्न है, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, कोई किसी को रे टे करके बात करते हैं। अगर कोई बूढ़ा है उसका लोग मजाक उड़ा देते हैं, बच्चा हो तो बच्चा की तरफ से पेश नहीं करते हैं। तो ये सभी क्या है, समाज के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसी प्रकार का आपके अंदर क्या होती है, जो नॉलेज है वह वृद्धि करती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या है, समाज क्या है, उत्तरदायी है अनुशासनहीनता के लिए। कहता है विद्यार्थी जन्म से ही उद्दंड और अनुशासनहीनता नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चे जो है वह जन्मजात उद्दंड या बदमाश नहीं होता है, वह उसका परिवेश के कारण ऐसा हो जाता है। कहता वे अपने परिवेश के उपज है। आज ही शिक्षा प्रणाली जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास नहीं करती है। अध्यापकों के आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। आपका जैसा टीचर होगा, आपका बिहेव भी क्या होगा, उसी प्रकार के होंगे। इसलिए जितने डिसिप्लिन आपके टीचर होंगे, माता पिता होंगे, आपके सोसाइटी के लोग होंगे, आने वाले जो पीढ़ी के बच्चे होंगे, उसके अंदर भी क्या होगा, डिसिप्लिन उतना ही होगा। ठीक है, कहता है विद्यार्थियों के सम्मुख त्याग, तपस्या, सदाचार, उच्च जीवन मूल्यों का कोई निर्देश नहीं मिल पाता है। उसके गुरु आदर्श जीवन को उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी सभ्यता की चौकाचौंध, दूरदर्शन एवं चलचित्र सब विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारण है। मतलब गलत शिक्षा के कारण, पश्चिमी सभ्यता के कारण और गलत वीडियो देखने के कारण विद्यार्थियों में क्या है, अनुशासनहीनता क्या है, बनी हुई है। कहता है अब आपके नज़र में अनुशासन कितना अच्छा है, आप क्या सोचते हैं अनुशासन के बारे में। कहता है विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता है, इससे सामाजिक शांति भंग होती है और अपराध घटनाओं में वृद्धि होगी। दिशाहीनता युवा समाज अराजकता पर उतर आएगा और अतः उन्हें अनुशासित करने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे और स्वयं विद्यार्थियों को भी अनुशासन की आवश्यकता समझते हुए आवश्यक कदम उठाने होंगे। जिस पीढ़ी पर देश की भविष्य की जिम्मेदारी है उसे स्वयं संयम बनानी होगी, क्योंकि जानते हैं कि विद्यार्थी ही क्या है, देश का भविष्य है। आज के बच्चे कल के भविष्य निर्माता है। तो अगर आज के बच्चे अभी नहीं सुधरेंगे तो भविष्य को क्या सुधार पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो है निबंध वह कोरोना वायरस पे है। किसके ऊपर है, कोरोना वायरस पे। आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वह 2019 के अंतर्गत आया था।
प्रस्तावना के रूप में है, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया और यह बहुत ही सूक्ष्म एवं लेकिन प्रभावशाली वायरस है। यह मानव के बाल की तुलना में 900 गुना क्या है, छोटा है। समझ सकते हैं, ये मानव के जो बाल की तुलना में 900 गुना भी क्या है, छोटा है। अब ये कोरोना वायरस है क्या, तो कहता है कोरोना वायरस का जो संबंध है, इसका संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिनके संक्रमण से सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसी समस्या आती है। और इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ठीक है, तो चीन देश के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में, इसलिए उसको बोलते हैं कोविड-19, क्योंकि यह 2019 के लास्ट में आया था, ठीक है, इसलिए क्या नाम पड़ेगा इसका, कोविड-19। अब कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, तो कहता है कोरोना वायरस का प्रमुख लक्षण खांसी, बुखार और 1 सप्ताह तक बाद सांस लेने में तकलीफ एवं सिर दर्द, ये क्या है, इस रोग के प्रमुख लक्षण है। अब देखिए कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या है, तो कहता है इससे बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। साथ ही हाथों को साबुन से धोना चाहिए, एल्कोहल आधारित हैंड रबर एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए तथा खांसते समय एवं छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। साथ ही इसके अलावा जिन लोगों को इसके लक्षण दिखाई पड़े उनसे दूरी बनाकर रहे और मास्क का प्रयोग करें तथा गंदे मास्क का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकार द्वारा चलाए गए नियम कानूनों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे कोरोना जैसी महामारी पर क्या हो सकती है, काबू हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला जो वीडियो आपका आएगा वह पत्र लेखन का वीडियो आएगा। आप लोग पत्र लेखन जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के पूछते हैं, 5 नंबर, और अगर आपसे पत्र लेखन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, आपका 5 नंबर रद्द हो जाएगा। इसलिए उसे आप लोग जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप एक बार जरूर फुल वॉच कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम जो है वह बेहतर जाएगा। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।